Hello students, welcome to lecture 12 of molecular basis of inheritance. So इस लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक हमारा बाकी है दैट इज कॉल्ड एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या फिर इसको डीएनए प्रोफाइलिंग भी बोलते हैं और कॉमन लैंग्वेज में इसको हम बोलते हैं कि डीएनए टेस्ट। ठीक है, बहुत सारे केसेस में हम सुनते हैं कि डीएनए टेस्ट कराना पड़ेगा। ठीक है, चाहे वो क्रिमिनल ऑफेंस हो या फिर पेटर्निटी मैटर्निटी इशू हो, अगर बच्चे को पता करना है कि उसका रियल फादर कौन है। ठीक है, या फिर रेप के केसेस में भी हम लोग डीएनए टेस्ट करते हैं। तो इसका क्या मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म क्या है, किस बेसिस पे हम पता कर पाते हैं, डीएनए प्रोफाइलिंग हम कैसे करते हैं, वो इस टॉपिक में हमको समझना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये टेक्निक जो है वो एक साइंटिस्ट एलेक जेफरी ने डेवलप की थी। ठीक है, इट इज अ टेक्निक टू आइडेंटिफाई द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट ऑफ टू इंडिविजुअल्स। ठीक है, अब हम लोगों ने आगे जितने भी पढ़ाई की है उससे हमको इतना तो पता है कि डीएनए हमारा बहुत सारा डीएनए दो इंडिविजुअल का सेम होता है ना। हम ऐसा बोल सकते हैं कि अराउंड 98% या 99% ऑफ डीएनए ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज सेम। तो कहीं ना कहीं हमें उस 1% को टारगेट करना पड़ेगा अगर हमें डिफरेंस ढूंढना। सिमिलरिटीज हमें तो बहुत सारी मिलेंगी, ठीक है, बट सिमिलरिटीज उस तरीके से नहीं मिलेगी। यहाँ पे थोड़ा सा हम इस टेक्निक को जो एलेक जेफरी ने डेवलप किया उसको यूज करके हम इजीली पता कर सकते हैं कि वो दो डीएनए है वो सेम इंडिविजुअल्स के हैं या दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स के। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, डीएनए कैरी सम नॉन कोडिंग रिपीटेटिव सीक्वेंस। हमें पता है डीएनए में बहुत सारे रिपीटेटिव सीक्वेंस होते हैं। नंबर ऑफ रिपीट्स स्पेसिफिक फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, नंबर ऑफ रिपीट जो है पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जैसे पर्सन 1 है, इसमें GATA के 8 रिपीट्स है। सिर्फ एग्जांपल के लिए वो 8 भी हो सकते हैं, 800 भी हो सकते हैं, 8 lakhs भी हो सकते हैं। ठीक है, पर्सन 2 में हम देख रहे हैं यहाँ पर जो है 9 रिपीट्स है। ठीक है, उसके बाद पर्सन 3 में 10 रिपीट्स है। तो ये जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है इसके सीक्वेंस तो सेम दिख रहा है आपको, इसमें भी GATA इसमें भी है, बट नंबर ऑफ रिपीट्स चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो एक ये पॉइंट हम कंसीडर कर सकते हैं कि नंबर ऑफ रिपीट्स अगर हम काउंट करें तो हमें पता चल जाएगा कि वो सेम इंडिविजुअल है डिफरेंट इंडिविजुअल्स। ठीक है, रिपीटेटिव डीएनए कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम बल्क जीनोमिक डीएनए। अब जो टोटल डीएनए है उसमें से हम रिपीटेटिव डीएनए को सेपरेट कर सकते हैं बाय टेक्निक कॉल्ड एज डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, तो ये टेक्निक है और एक इसका इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको हम सेंट्रीफ्यूज बोलते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके के सेंट्रीफ्यूज आते हैं। अगर आप किसी लेबोरेटरी में जाओगे, ब्लड टेस्ट कराने जाओगे, तो वहां पे एक बड़ा सा टेबल पे एक मशीन रखा होता है जिसमें हम इन ट्यूब्स को रखते हैं, उनको बहुत स्पीड में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देते हैं जिससे वो डेंसिटी के अकॉर्डिंग जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। ठीक है, इस एक ट्यूब लेते हैं, ठीक है, उसमें इस डीएनए को रखते हैं और उसको सेपरेट करते हैं। तो बल्क डीएनए फॉर्म्स ए मेजर पीक। ठीक है, बल्क डीएनए सारा जितना भी बल्क डीएनए है वो यहाँ आ जाएगा एंड स्मॉल पिक्स आर कॉल्ड एज सैटेलाइट डीएनए। ठीक है, तो ये जो स्मॉल पिक्स पतले पतले बैंड जो हमें देखने को मिलेंगे इस तरीके का मिलेगा आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन। तो मेजर पीक तो उसमें सारा जीनोम चला गया, अब इस पे ध्यान देना है सैटेलाइट बैंड्स पे। ठीक है, satellite DNA is classified as microsatellites, mini satellites based on base composition. ठीक है, तो दो सैटेलाइट्स को भी हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, माइक्रो और मिनी। ठीक है, किसके बेसिस पे, बेस कंपोजिशन के बेसिस पे, लेंथ ऑफ सेगमेंट्स के बेसिस पे और नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट्स के बेसिस पे। ठीक है, ए डीएनए सीक्वेंस व्हिच इज टेंडमली रिपीटेड इन मेनी कॉपी नंबर इज कॉल्ड एज VNTR। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। देखो, अभी तक आपने एक वर्ड सुना था रैंडम। ठीक है, यहां पर एक वर्ड आया टेंडमली। टेंडमली रिपीटेड मतलब वही चीज जो है बार बार रिपीट हो रही है, सेम जैसे GATA वो बार बार रिपीट हो रही है तो उसे हम रैंडम नहीं बोलेंगे, तो बार बार सेम ही आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे टेंडम रिपीट्स। ठीक है, तो डीएनए सीक्वेंस व्हिच इज टेंडमली रिपीटेड इन मेनी कॉपी नंबर्स इज कॉल्ड एज VNTR। ठीक है, तो अगर कोई डीएनए का सीक्वेंस है वो बार बार आ रहा है, सेम ही चीज बार बार आ रही है, तो उसको हम बोलेंगे VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। ठीक है, और ये किस में आता है VNTR, माइक्रो सैटेलाइट। यही क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है कि VNTR किसको बिलोंग करता है, माइक्रो सैटेलाइट को बिलोंग करता है, मिनी सैटेलाइट को। ठीक है, तो एक बेसिक क्वेश्चन तो ये हो गया। ठीक है, साइज ऑफ ईच रिपीट यहाँ पे 2 to 6 बेस पेयर है, रिपीटेड यहाँ पर 8 टाइम्स दिख रहा है या 20 टाइम्स दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे मिनी सैटेलाइट 100 ऑफ बेस पेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे
रिपीट जो है छोटा है बेस पेयर, यहाँ पे जो बेस पेयर जो है, जो एक रिपीट है वो बड़ा है, ठीक है। ये छोटे छोटे के रिपीट्स हैं, ये बड़े बड़े के रिपीट्स हैं, ठीक है। और रिपीटेड 4 टाइम, तो नंबर ऑफ रिपीट बड़ा है बट टाइम्स ऑफ रिपीट कम है, ठीक है। तो माइक्रो और मिनी में ये हमको समझ लेना है। उसके बाद इन ए पर्सन कॉपी नंबर वेरीज इन ईच क्रोमोसोम, ठीक है। कॉपी नंबर जो है वो क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम वेरी करेगा। टू एलील्स पैटर्नल मैटर्नल ऑफ ए क्रोमोसोम आल्सो कंटेन डिफरेंट कॉपी ऑफ VNTR, ठीक है। और मदर और फादर से जो क्रोमोसोम आए उनमें भी डिफरेंट कॉपी होगी। जरूरी नहीं है कि फादर से जो आया है उसका सेम मदर जैसा होगा, ये तो बहुत लॉजिकल है, फादर और मदर का अलग ही आने वाला है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि टेंडम रिपीट्स मैच होंगे बट सेम नहीं होंगे पैटर्नल और मैटर्नल, ठीक है। आगे चलते हैं। VNTR इज स्पेसिफिक फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। तो VNTR जो है वो पर्सन टू पर्सन स्पेसिफिक होगा, तो अगर स्पेसिफिक है तो हम उसे यूज कर सकते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। द साइज ऑफ VNTR वेरी फ्रॉम 0.1 to 20 KB, ठीक है। तो साइज जो है VNTR का, जो रिपीट का साइज है 0.1 का भी हो सकता है, 20 KB का भी हो सकता है। KB मीन्स किलो बेस पेयर, मीन्स 20,000 बेस पेयर्स, ठीक है। Any difference in the nucleotide sequence, inheritable mutation observed in a population is called as polymorphism, ठीक है। अगर DNA में न्यूक्लियोटाइड में कोई म्यूटेशन होता है और वो पॉपुलेशन में दिखाई देता है तो उसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म उसे हम बोलते हैं वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल, अगर कहीं म्यूटेशन हुआ है तो, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म इज हायर इन नॉन कोडिंग DNA। अब हमें पता है कि 98% तो नॉन कोडिंग है, तो जितना भी म्यूटेशन होगा 98% चांसेस है कि वो नॉन कोडिंग रीजन में होगा। बिकॉज म्यूटेशन इन दिस सीक्वेंस मे नॉट अफेक्ट द इंडिविजुअल रिप्रोडक्टिव एबिलिटी, ठीक है। और उस पे म्यूटेशन होने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इंसान के नॉर्मल फंक्शन पे भी और रिप्रोडक्टिव एबिलिटी पे भी। These mutation accumulate generation to generation causing polymorphism, ठीक है। बट ये पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो इवोल्यूशन में कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है, ठीक है। और अगर एक जगह पर पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा है एक सीक्वेंस पे तो उसे हम बोलते हैं SNP, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो एज इट इज म्यूटेशन वो कॉज नहीं करेगा बट इन ए लॉन्ग टर्म इट प्लेज अ रोल इन इवोल्यूशन एंड स्पेशिएशन, ठीक है। कैसे इंसान इवोल्यूट होता है उसके लिए हमको वो 98% जो क्या करता है उस पर ध्यान देना पड़ेगा, और वो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है कि वो 98% कुछ करता भी नहीं है और कहीं ना कहीं वो इवोल्यूशन में हेल्प भी कर रहा है। तो आप हायर स्टडीज में जाके उनको पढ़ोगे कि वो क्या करता है, ठीक है। अभी हमको उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब आते एक टेक्निक, साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक, ठीक है। अब देखो सब लोग एक चीज याद रख लो, 3 तरह की ब्लॉटिंग होती है, ठीक है। साउदर्न, नॉर्दर्न, वेस्टर्न, ठीक है। तो साउथ वाले लोग अगर डीएनए को आइडेंटिफाई करना है तो उसे हम बोलेंगे साउथर्न ब्लॉटिंग, ठीक है। आरएनए को करता है तो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, प्रोटीन को करना है तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग। लिख लेना ये चीज। और ईस्टर्न ब्लॉटिंग नाम की कोई चीज नहीं होती, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी आ भी जाएगा क्वेश्चन कि ईस्टर्न ब्लॉटिंग किस लिए करते हैं, नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो याद कर लो, साउथ डीएनए, नॉर्थ आरएनए, वेस्ट प्रोटीन, और ईस्टर्न ब्लॉटिंग नाम की कोई चीज नहीं होती। हो सकता है आगे जाके आ जाए बट अभी नहीं होती, ठीक है। तो साउदर्न ब्लॉटिंग कहीं पे भी सुनाई दे तो दिमाग में सीधे ख्याल आना चाहिए कि डीएनए की, ठीक है। तो डीएनए की यहाँ पे बात हो रही है। फर्स्ट स्टेप क्या, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। अगर आपको कहीं से भी पता करना है, मान लो एक मर्डर हुआ है और वहां पे हमें कुछ सैंपल मिला है, अब हमें पता करना है, मान लो एक लेडी का मर्डर हुआ है और पुलिस को 4 लोगों पे शक है, उसके हस्बैंड पे शक है, उसके नौकर पे शक है, उसके भाई पे शक है, या कोई एक अननोन इंडिविजुअल पे शक है, ठीक है। तो पुलिस क्या करती है, जो सीबीआई क्या करती है, उस एरिया की जाके पूरी तरीके से वो छानबीन करते हैं, वहां से हेयर सैंपल्स लेंगे, अगर कोई ब्लड स्टेन मिलता है, सीमन स्टेन मिलता है, सलाइवा मिलता है, कोई बोन या कुछ टिश्यू मिलता है, तो पहले तो चेक करेंगे कि वो उसी इंडिविजुअल का, ऐसा मोस्टली तो अगर किसी के घर में हेयर मिल रहे हैं तो उनके ही हेयर होंगे, बट उसको आइडेंटिफाई करेंगे और देखेंगे कोई कोई ऐसा हेयर मिला है कि जिसका डीएनए अपने घर वालों से, नौकरों से मैच नहीं हो रहा है, या नौकर से मैच हो रहा है तो फिर उसको आगे उस तरीके से प्रोसीड करेंगे, ठीक है।
तो पहले क्या है, जो भी सैंपल हमारे पास है उसमें से डीएनए हमें आइसोलेट कर लेना है, ठीक है। ब्लड है, स्टेन है, सीमन स्टेन्स है, सलाइवा है, हेयर रूट्स है, बोन है, स्किन है, ठीक है। इनसे हम लोग क्या करेंगे, डीएनए आइसोलेट कर लेंगे, फर्स्ट टेक्निक। उसके बाद डाइजेशन ऑफ डीएनए। डाइजेशन ऑफ डीएनए मींस डीएनए तो हमें बहुत लॉन्ग मिलेगा, ठीक है, तो उससे हम छोटे छोटे पार्ट्स में कट कर लेंगे। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम यूज करेंगे। ये जो टेक्निक्स है ये बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, तो ज्यादा कंफ्यूज मत होना यहाँ पे कि सर कैसे हो गया, वहां पे पढ़ोगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो बायोटेक पढ़ने के बाद ये टॉपिक्स और अच्छे से समझ में आएंगे। यहाँ पे सिर्फ इतना समझ लो कि डीएनए सैंपल लिया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उन्हें कट करती है, कट करने के बाद हम एक एग्रोस जेल में उनको रन करते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमको पता है कि डीएनए पे कौन सा चार्ज होता है, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट PO4 माइनस, ठीक है। तो उसको हम लोग इस तरीके से एक जेल में रखते हैं, इसको हम बोलते हैं एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। जो डीएनए था हमारे पास उसको हम यहाँ लोड करेंगे, या पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, और एक ये जो जेल है इस मैश में इस डीएनए को रन कराते हैं इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। तो क्या होता है, जो लॉन्गर मॉलिक्यूल है, जो साइज में बड़ा है वो पीछे रह जाता है, छोटा वाला जो है वो तेजी से आगे भागता है, तो ये सेपरेट हो जाते हैं। जो भी, अब हमने एक बहुत बड़ा डीएनए लिया था उसे हमने रैंडमली काट दिया, तो कुछ छोटे पीसेस बने होंगे, कुछ मीडियम पीसेस बने होंगे, कुछ बड़े पीसेस बने होंगे। उन्हें अब हम लोगों ने पीसेस को हम लोग इस टेक्निक के थ्रू सेपरेट कर रहे हैं, इट इज अ सेपरेटिंग टेक्निक, ठीक है, समझ गए। अब फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, ट्रांसफरिंग ब्लॉटिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन, ठीक है। अब जब ये सेपरेट हो गया तो उसे हम लोग साउदर्न ब्लॉटिंग की मेम्ब्रेन होती है, उसको हम बोलते हैं नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन या नाइलॉन मेम्ब्रेन, उस डीएनए को उस पर हम लोग सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो ये नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन इस तरीके से दिखाई देता है, ये इलेक्ट्रोफोरेसिस है। साउदर्न ट्रांसफर में क्या करेंगे, जो भी डीएनए है उसको हम लोग इस पे ट्रांसफर कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग रेडियो एक्टिव लेवल VNTR प्रोब, ठीक है। तो VNTR प्रोब मींस पहले से बने हुए कुछ ऐसे रेडियो एक्टिव प्रोब्स जो एक पर्टिकुलर VNTR पे जाकर ऐड होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे मैं VNTR प्रोब डालूंगा, जरूरी नहीं है सारे मैच हो जाएंगे, उस इंडिविजुअल में वो VNTR हो या नहीं हो। उसके बाद में वॉशिंग करूंगा, तो वॉशिंग करने से क्या होगा, जो अनबाइंडेड है वो निकल जाएंगे, जो बाइंडेड है वो उस पर अटैच रहेंगे, ठीक है, समझ गए। तो हम लोगों ने नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर लिया, उसमें हम लोगों जिसमें हमारा डीएनए था उस पर रेडियो एक्टिव ये डाला, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, प्लेस द नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर इन अ सॉल्यूशन ऑफ रेडियो एक्टिव लेवल्ड सिंगल डीएनए स्टैंडर्ड डीएनए प्रोब। डीएनए प्रोब बाइंड्स विद अ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट ऑन द मेम्ब्रेन टू फॉर्म ए हाइब्रिडाइज्ड डीएनए, ठीक है। तो ये कुछ बाइंड कर जाएंगे, कुछ नहीं होंगे, तो जो नहीं बाइंड हुए उनको निकालना जरूरी है, नहीं तो वो फॉल्स रिजल्ट दिखाएंगे। उनको वॉश कर लेते हैं, वॉश मतलब एक सिंपल सॉल्यूशन से हम लोग उसको रिंस करेंगे, ऐसा नहीं कि साबुन से धो दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये हाइब्रिडाइज्ड डीएनए है, उसको हम लोग ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे, मींस उसका एक एक्सरे निकालेंगे, ठीक है, एक्सरे फिल्म को एक्सपोज करेंगे, ठीक है। और हमको ऑटो रेडियोग्राम, इसको हम बोलते हैं, रेडियोग्राम भी बोल सकते हैं, गिव्स एन इमेज इन द फॉर्म ऑफ डार्क एंड लाइट बैंड, इट इज कॉल्ड एज डीएनए फिंगरप्रिंट, ठीक है। तो फाइनली हमें ऐसे कुछ बैंड्स दिखाई देने वाले हैं, ऐसा कुछ इंसान का नाम नहीं लिखा आ जाएगा वहां पे कि ये इसका डीएनए है, या कुछ कुछ ऐसा नहीं पता, हमें सिर्फ बैंड्स दिखाई देंगे। ये आपको जो पीछे दिखाई दे रहे हैं ना, दिस इज एन एक्चुअल रेडियोग्राम, ठीक है। अब इसको समझ लो, समझ सकते हो, नहीं समझ पाओगे, कुछ भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें, उसको हम कैसे समझेंगे, ठीक है। अब एक और टेक्निक है यहाँ पर PCR, ठीक है। तो PCR क्या है कि कोई अगर हमारे पास बहुत कम डीएनए है, मान लो कि भाई एक ही बाल मिला है, उसमें से यार बहुत सारी एजेंसी, CBI को भी जांच करनी है, इसको FBI को भी जांच करनी है, तो क्या हम उस सैंपल को एम्पलीफाई कर सकते हैं क्या, ठीक है। तो वो हम लोग इस कर सकते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंट डिफर्स इन एवरी एक्सपेक्ट मोनोजाइगोटिक ट्विंस, ठीक है। तो डीएनए फिंगरप्रिंट जो है सब में अलग होगा, सिर्फ ट्विंस के अलावा। The sensitivity of technique can be increased by use of PCR. Therefore, DNA from a single cell is enough for DNA fingerprinting. ठीक है, अगर हमें DNA कम मिला है, सिंपल इतना समझना है, अगर कम मिला है तो ये एक DNA जेरोक्स मशीन है जिसको हम बोलते हैं थर्मल साइक्लर या PCR मशीन। ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बायोटेक में, यहाँ पे मैं टेक्निक नहीं पढ़ाने वाला हूँ, बायोटेक में ही पढ़ेंगे। PCR टेक्निक is used to amplify DNA नंबर ऑफ कॉपी। तुम्हारे पास एक कोई नोट्स है, तुम चाहते हो वैसे मेरे पास 10 नोट्स हो जाए, ठीक है, सिक्योरिटी के लिए या तुम्हारी ईज के लिए, तो तुम ये
पीसीआर यूज करके उसकी नंबर ऑफ कॉपी, जेरोक्स मशीन, डीएनए जेरोक्स मशीन है ये। कैसे काम करती है ये हम बायोटेक में पढ़ेंगे, ठीक है। इसको यहाँ जाने देते हैं। तो क्या हुआ, अगर हम लोग फिर से अपने पॉइंट्स को रिवाइज करें, पहले डीएनए आइसोलेट किया, डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से रेंडमली कट कर दिया, फिर उससे हम लोगों ने सेपरेट किया एक डीएनए पे, जेल के ऊपर हमने डीएनए को सेपरेट किया, फिर हम लोगों ने उसे नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर किया, फिर हम लोगों ने हाइब्रिडाइज किया वीएनटीआर से, जो बने हुए वीएनटीआर हमारे पास थे, और उससे हम लोगों ने डिटेक्शन किया बाय ऑटो रेडियोग्राफी, और ऑटो रेडियोग्राफी के बाद हमें कुछ एक क्या कहते हैं ब्लैक एंड व्हाइट एक इमेज देखने को मिलेगी, जिसमें हमको इस तरीके से बैंड्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये हमें बैंड्स देखने को मिले, अभी हमें कुछ नहीं पता चला कि हुआ क्या। अब किस लिए यूज कर सकते हैं, to solve paternity problems, rape, murder, what are the diagnostic of genetic diseases, to determine phylogenetic status of animals, ठीक है, to determine population and genetic diversity, बहुत सारी चीजों में यूज होता है, बट सबसे इंपॉर्टेंट जो है दिस इज द फर्स्ट केस, ठीक है। फर्स्ट केस में सबसे ज्यादा यूज होता है पेटर्निटी टेस्ट और मर्डर केसेस और रेप केसेस, ठीक है। अब कैसे केस, जैसे यहाँ पर हम एक पेटर्निटी टेस्ट को जो है चेक कर रहे हैं, तो एक चाइल्ड है, ठीक है, उसका हमें फादर का पता नहीं है कि उसका फादर कौन है, ठीक है। तो 3 लोग सस्पेक्ट है, ठीक है, उनके साथ हम लोग मैचिंग कराएंगे। तो मदर का हम लोगों ने डीएनए ले लिया, चाइल्ड का डीएनए ले लिया, और पूरा ये प्रोसेस हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। फाइनली हम लोग जो एक्सरे फिल्म हमको ऑटो रेडियोग्राम मिल रहा है वहां पर पहुंच गए, ठीक है, लास्ट स्टेप में हम पहुंच गए। अब देखो चाइल्ड में ये बैंड है, तो ये मदर वाला बैंड है, तो ठीक है, तो फादर से ये मैच नहीं होगा, ठीक है। तो पहले मदर वाले बैंड सारे देख लेने कि भाई ये मदर से आ रहा है, ठीक है। अब देखना है कि कौन सा चाइल्ड का बैंड फादर से मैच हो रहा है। अब ये वाला देखोगे तो ये तो फर्स्ट और 2 दोनों से मैच हो रहा है, तो कंक्लूसिव नहीं है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे कि ये दोनों बैंड जो है वो फादर में भी है, बट इसमें नहीं है, मीन्स और इसके पास ऊपर वाला है, तो कहीं ना कहीं 1 पे शक जा रहा है हमारा। उसके बाद ये वाला बैंड भी उसमें मैच हो गया, तो सबसे ज्यादा बैंड जिसमें मैच होंगे, ठीक है, वो उसका फादर होगा। तो ये हम लोग पैटर्निटी टेस्ट में यूज करते हैं। हेयर पर्सन 1 इज लाइकली टू बी फादर ऑफ चाइल्ड, ठीक है। अगर इसमें और कंफ्यूजन है तो हम 1-2 बार रिपीट कर देंगे, भाई चलो मान लो कोई टेक्निक में गड़बड़ हो गई होगी, डीएनए प्रॉपर्ली यूज नहीं किया होगा, तो इसको हम लोग नंबर ऑफ टाइम रिपीट्स करते हैं, ठीक है। रिपीट करने के बाद फाइनली जो भी पर्सन है वो उससे हम लोग आइडेंटिफाई उसे कर लेते हैं, ठीक है। वही चीज यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है, सेम एनसीईआरटी का डायग्राम है ये पैटर्नल और मैटरनल का, इसको आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर ये टॉपिक खत्म हो गया, ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से कर लो, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।